नमस्कार दोस्तों, पद आरएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं विजय प्रकाश तंवर आप सबके सामने आज हिंदी का दूसरा टॉपिक और शायद अपना तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के युग में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें संज्ञा से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण बन गया या विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आज संज्ञा का जो टॉपिक है वो डिटेल से पढ़ेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं, सबसे पहले यही प्रश्न सामने आता है। देखो, संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा का सही अर्थ या शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो संज्ञा जो शब्द है वो सम धन ज्ञा के योग से बना है, यानी सम इसमें उपसर्ग है, संज्ञा शब्द में सम उपसर्ग है और ज्ञा इसमें धातु मानी जाती है। सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से संज्ञा शब्द बना है। सम का मतलब होता है सम्मान या सम्यक। सम का अर्थ होता है सम्मान या सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, अर्थात सम्यक रूप से जानना, सम्यक रूप से जानना, या हम कह सकते हैं ठीक प्रकार से जानना। ठीक प्रकार से जानना ही संज्ञा है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। सम्यक रूप से जानना या ठीक प्रकार से जानना, ये इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगर हमें संज्ञा की परिभाषा से संबंधित बात करनी हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस संसार में व्याप्त जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई ना कोई नाम हो उसे संज्ञा कहा जाएगा। उस प्रत्येक वस्तु को जिसका इस आभासी जगत में, वास्तविक जगत में कोई ना कोई नाम हो, आभासी जगत में, वास्तविक जगत में व्याप्त उस प्रत्येक वस्तु का जिसका कोई ना कोई नाम हो, उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आप और मैं कहीं पर भी बाहर निकलते, यहाँ पर भी अगर हम लेते हैं, जैसे कि ये मार्कर संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, फैन संज्ञा है, आप संज्ञा है, मैं संज्ञा है। यानी यहाँ जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में से जिसका भी नाम हो उस नाम को संज्ञा कहा जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। संज्ञा का सही अर्थ अगर देख लिया जाए तो नाम, जो भी वस्तु है अगर उस वस्तु का नाम है उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब अपने हिंदी से जो परिभाषा हम ठीक प्रकार से पढ़ते हुए आए हैं उस परिभाषा के हिसाब से देखें तो किसी भी पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, दशा, अवस्था, भाव, पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, दशा, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये परिभाषा हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, दशा, अवस्था, भाव के नाम को हम क्या कर सकते हैं? संज्ञा कर सकते हैं। यानी इनका कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, नाम का तात्पर्य बहुत बड़ा है, नाम अनंत है, इसलिए संज्ञा को हिंदी में महानाम भी कहा जाता है। संज्ञा को हिंदी में क्या कहा जाता है? महानाम। यानी संज्ञा का तात्पर्य महानाम से भी माना गया है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब संज्ञा के भेदों की बात करें तो हमें ध्यान में रखना है, नाम अपने आप में एक होता है, संज्ञा का भेद करना नामुमकिन है। संज्ञा अपने आप में एक है, लेकिन अध्ययन
और अध्यापन के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा के भेद 3 माने गए हैं। संस्कृत और ज्यादातर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के प्रचलन में संज्ञा के 5 भेद माने गए। अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, लेकिन अपने हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं। और वो 3 भेद की अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हिंदी में संज्ञा के माने गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। 5 भेदों की अगर हम चर्चा करें तो 2 भेद और अंग्रेजी में चलते हैं। अपने संज्ञा में हिंदी में भी कई बार उनको स्वीकार किया जाता है। उनमें अगर देखा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 5 भेद संज्ञा के अंग्रेजी में माने गए हैं। लेकिन अपने हिंदी में अगर हम चर्चा करें तो हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। यदि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये दोनों के दोनों अंग्रेजी में इनके अलग उपभेद माने गए हैं, लेकिन अपने हिंदी में इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। इन दोनों को हिंदी में किसके उपभेद माने गए हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। यानी ये जो दोनों है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, अपने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी गई है। यानी ये दोनों किस में मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपको ध्यान में रखना है, संज्ञा का मतलब नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। और वह नाम जो अपने आप में एक होने का बोध प्रकट करता हो। एक होने का बोध जिस नाम से प्रकट होता हो, यानी वो अपने आप में एक हो, एक होने का बोध जहां होता हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी वह वस्तु जो अपने आप में अद्वितीय हो, विलक्षण हो, अद्भुत हो या एक हो। अद्वितीय हो, विलक्षण हो, अद्भुत हो और एक हो, उस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी अपने आप में कोई खुद को अकेला, कहीं सबसे अलग होना, एक होने का बोध अगर कहीं प्रकट करता हो, तो उस नाम को हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मूल रूप से अगर देखा जाए ना, तो हर उस वस्तु को व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी जो अपने आप में एक है। लेकिन मैं आपको यहाँ अलग अलग डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले इसी में आ जाए व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम की अगर बात आ जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका नाम कहीं पर भी लिखा गया हो, तो उस व्यक्तियों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, डिंपल, विजय, अजय, कोई भी नाम हो, वो नाम क्या माना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। कोई भी नाम हो, कालिदास आ गया, कालिदास आ गया, बराक ओबामा आ गया, बराक ओबामा आ गया, अशोक गहलोत आ गया। कोई भी नाम हो, अगर कोई नाम कहीं लिखा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्तियों के नाम
दूसरा अगर हम चर्चा करें तो व्यक्तियों के नाम के साथ में अगर अपने आप की बात करें तो नदियों के नाम, नदियों के नाम, कोई भी नदी है उन नदियों के नाम की अगर हम बात करें तो वो भी किस में मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानी जाएगी। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सब के सब किसमें माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। नदियों के बाद में अगर हम बात करें दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सारे के सारे किसमें माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। दिशाओं के नाम की बात अगर बात करें तो मूल रूप से अगर देखा जाए पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के नाम, पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों के नाम, पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों के नाम है वो भी किसमें माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ऐसी कोई अगर पत्रिका है तो उसको हम किसके अंतर्गत मानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। कोई भी शहर, गांव, चौक, सड़क, स्थान का नाम, यहाँ पे ध्यान में रखना है, शहर, गांव, चौक, सड़क, स्थान का जो नाम है वो भी किसमें माना जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। अगर शहर की बात करें तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात है, डीडवाना, लाल चौक, चौक की अगर हम बात करें लाल चौक, सड़क की अगर बात करें तो जैसे कोई भी नाम आ जाए जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, है ना। कोई भी स्थान का नाम आ जाए, जैसे कोई भी नाम अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो लाडनू दे दो, है ना, सदर बाजार दे दो, कोई भी स्थान है अगर वहाँ स्थान को हम प्रकट करते हैं तो वो सारी चीजें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। यहाँ पे ध्यान में देखो, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, दिशाओं के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, गांव, शहर, चौक, सड़क, स्थानों के नाम, इनको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब अगर हम देखें तो कोई भी पुस्तक या ग्रंथ का नाम, कोई भी पुस्तक है या कोई ग्रंथ है तो उसका नाम भी किसके अंतर्गत माना जाएगा। जैसे नाम आ जाए रामायण, रामायण क्या है, कोई ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। पुस्तक की अगर हम बात करें, गोदान लिख दिया, प्रेमचंद की पुस्तक है गोदान, वो भी एक साहित्य, काव्य साहित्य है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है गोदान भी किस में माना जाएगा, व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत माना जाएगा। कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी नाम हो, महाभारत लिख दिया, गीता लिख दिया, गीता लिख दिया हमने, गीता भी अपना ग्रंथ है तो ये किसमें मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ। अब आगे अगर बात करें तो महीनों के नाम, महीने अपने यहाँ दो प्रकार के चलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक के महीने जितने भी उनका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, तो ये भी किसमें माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। और यहाँ हिंदी महीनों की बात करें तो चैत्र से फाल्गुन, चैत्र से फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, है ना। तो ये सारे के सारे जो महीनों के नाम है वो किसके अंतर्गत माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। पुस्तक ग्रंथों के नाम, महीनों के नाम, और यहाँ अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक युद्धों के नाम,
ऐतिहासिक युद्धों के नाम, यानी जितने भी ना युद्ध ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें ऐतिहासिक युद्धों में तो हल्दी घाटी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध है। इसके बारे में सब जानते हो आप, और अपने इतिहास में जीके में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये माना जाता है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये जो ऐतिहासिक युद्ध है उन युद्धों को भी किसके अंदर रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ आपको हल्का सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ ऐतिहासिक युद्धों के नाम हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। आगे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो आप उसको क्लियर करें। आगे चलते हैं हम यहाँ आपको लिखना है। अगर आगे की चर्चा करें तो कोई भी दिन, वार या त्योहार हो तो उसको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। कोई भी दिन की बात करें तो दिन अपन जैसे अपने कोई भी आ जाए, जैसे सोमवार है, वार है, सोमवार से रविवार तक के जितने भी वार है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। अपने हिंदी में जो तिथियां चलती है, जैसे आ जाए अष्टमी आ जाए, तो ये भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। त्योहार की बात करें तो होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। कोई भी तीज, त्योहार, दिन, वार का नाम हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे अगर हम देखें, बात करें तो ग्रह, नक्षत्रों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे नाम आ जाए पृथ्वी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शुक्र, ये भी किसके अंतर्गत लिखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। देशों के नाम, देशों के नाम, कोई भी देश है अगर यहाँ किसी देश का नाम लिखा जाता है, जैसे लिख दिया भारत, अमेरिका, भारत, अमेरिका, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर करवा दी है कि यहाँ ऐसे ऐसे यदि कहीं नाम लिखे हुए हो तो उन नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। एक चीज यहाँ आपको ध्यान में रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति भी होती है, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रश्न आने की भी संभावना है। तो यहाँ इस चीज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके लिखना, अगर किसी भी राष्ट्रीय जाति सूचक शब्द को लिख दिया जाता है, राष्ट्रीय जाति सूचक शब्द, राष्ट्रीय जाति सूचक शब्द की अगर बात कर दी जाए तो वहां पर भी हमें उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा माननी है। जैसे कोई भी नाम आ जाए, भारतीय शब्द लिख दिया, भारतीय, भारत शब्द नो डाउट जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारतीय तो एक जाति को प्रकट करा है, लेकिन इस जाति को प्रकट करने वाला नाम यदि कहीं लिख दिया जाता है तो वहां ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इस चीज को आप इंपोर्टेंट करके लिखना। भारतीय शब्द, जाति सूचक, कोई भी जाति सूचक शब्द अगर लिख दिया जाए, जैसे शब्द आ जाए बांग्लादेशी, नेपाली, ये शब्द यदि कहीं लिखे जाते हैं तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रकट करने वाले शब्द माने जाएंगे। यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, लिखना है। आगे अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, जितनी भी सभी कंपनियां या उत्पाद, सभी कंपनियां या उत्पाद की अगर बात करें तो उनका यदि कहीं नाम लिखा जाता है, सभी कंपनियां और उत्पादों का यदि कहीं नाम लिखा जाता है तो उनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे रीटा मशीन आती है, रीटा
मशीन है। उषा कंपनी का पंखा आता है तो उषा पंखा लिख दिया। तो ये हमें ध्यान में रखना है, कोई भी कंपनी है या उसके उत्पादन स्थान का नाम लिख दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाए। जैसे आ जाए जापानी गुड़िया, गुड़िया का उत्पाद है वो कहाँ से उत्पादित होती है? जापान से। तो ये जापानी जो गुड़िया है इस उत्पाद का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे लिख दिया जोधपुरी कोट, जोधपुरी कोट। कोट एक उत्पाद का नाम है, कहाँ से होता है? जोधपुर से होता है। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे। तो सभी कंपनियों उत्पादों के नामों को भी हम किसके अंतर्गत मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। अब अगर आगे हमें चर्चा करनी हो तो जितने भी पर्व, त्योहार, उत्सव, मैं यहां लिख देता हूं, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जितने भी पर्व, दिवस, जन्म, मरण, जितने भी है, आगे अगर हम इसके बारे में चर्चा करें ना तो ये सारे पर्व, जिसका भी कोई का जन्मदिन हो, कोई का मरण दिन हो, कोई की जयंती हो, किसी की उपाधि हो, है ना, या किसी का पद हो, उपाधि कह दो, कोई पद कह दो, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। पर्व, दिवस, जन्म, मरण, उपाधि, पद, सारे के सारे उनका अगर कोई ना कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये इतनी सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी चीजें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर वो नाम में लिखी गई है और अपने आप में एक होने का बोध प्रकट कर रही है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। दूसरा संज्ञा को जो दूसरा भेद माना जाता है वो है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक अपने आप में एक है तो जाति उसी वर्ग के संपूर्ण वर्ग को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने किसी का पहले नाम लिखा था कि राम है, तो राम है क्या? मनुष्य। राम जिस वर्ग को प्रकट कर रहा है, जिस समूह को प्रकट कर रहा है, कुल को प्रकट कर रहा है, उसको हम जाति के अंतर्गत रखेंगे। जाति किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण वर्ग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, प्राणी, इनके संपूर्ण वर्ग या समूह का बोध कराता है। संपूर्ण वर्ग या समूह का बोध जहाँ होता हो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यहाँ एक नहीं, एक समूह का बोध होता हो, एक वर्ग का बोध होता हो, झुंड का बोध होता हो, तो वहां हम क्या मानेंगे? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पहले क्लियर कर दिया है कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद और मानेंगे अपने हिंदी में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, लेकिन हम उनको थोड़ा अलग पढ़ेंगे। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, इन सब के समूह या वर्ग को प्रकट करती हो तो वहां उसको हम क्या मानेंगे? जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे हम शुरू करते हैं। देखो जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें सबसे पहले व्यक्तियों की जाति, व्यक्तियों की जाति, व्यक्ति या वस्तुओं की जाति बात करिए तो व्यक्तियों की जाति में जैसे व्यक्तियों में अगर कोई नाम पूछ लिया जाए, अगर आ जाए मनुष्य, मानव, आदमी, और ये सब भी कहीं लिखा मिला हो या कहीं अगर लिखे मिलते हो तो उनको हम व्यक्तिवाचक न मानकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें वस्तुओं की, बात करें वस्तुओं की जाति की, अगर हम बात करें तो
देखो वस्तुओं की जाति में कोई भी चीज आ जाए, जैसे मैंने शब्द लिखा पंखा, यहाँ पंखा कमरे में लगा हुआ अपने आप में एक ही वस्तु है, लेकिन यहाँ पंखा उस समूह को प्रकट कर रहा है। अगर इस पंखे के हम उसकी कंपनी उत्पादन स्थान का नाम जोड़ दे, उस समूह का नाम जोड़ दिया तो वो व्यक्तिवाचक है। अगर सीधा हमने लिखा है पंखा तो ये पंखा उस वर्ग को प्रकट कर रहा है जो घूमने वाला है और हवा देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पंखा वस्तुओं की एक जाति है, मशीन है ना। अंग्रेजी में अगर बात करें तो कुर्सी, पंखा, मशीन, कूलर, ये जितनी भी मशीनें हैं जिनका कोई नाम है और ये अपने आप में एक समूह को प्रकट कर रही है, तो उनको हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे हम स्थानों के नाम की अगर हम बात करें तो स्थानों में अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे लिख दिया पहाड़ अपने आप में पहाड़ वैसे बहुत सारे हैं और पहाड़ कहते हैं हमें उसका एक पूरा का पूरा डायग्राम अपने सामने आ जाता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल किसी पहाड़ या पर्वत का नाम ले ले, जैसे अरावली नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक है। ऐसे पहाड़ अगर कह दिया तो जातिवाचक। शहर लिख दिया, शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा। अरे यही जयपुर शहर कर दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। शहर, पहाड़, नदी, गांव, बगीचा, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा को प्रकट करने वाले शब्द है, क्योंकि गांव भी बहुत सारे होते हैं, बगीचे भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर उनका इंडिविजुअल कहीं नाम लिख दिया जाता है, जैसे पहाड़ में कोई भी नाम ले दिया जाए, शहर का कोई नाम हो जाए, नदी का कोई नाम हो जाए, गांव का यदि कोई नाम आ जाए और बगीचे का कोई नाम हो तो व्यक्तिवाचक में, अन्यथा ये सब किसमें माने जाएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत माने जाएंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला अगर हम बात करें तो पदों और व्यवसायों के नाम, पदों या व्यवसायों के नाम की अगर हम बात करें, जैसे शब्द आ जाए शिक्षक। शिक्षक शब्द अगर हमने लिख दिया तो ये शिक्षक जाति सूचक शब्द है, वो संपूर्ण वर्ग को प्रकट कर रहा है। शिक्षक जो है वो संपूर्ण वर्ग को, जैसे नाम आ जाए सेठ, व्यवसाय है तो वो सेठ जो है ये संपूर्ण वर्ग को प्रकट करने वाला शब्द, किसी एक के लिए शब्द काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इनको किस में रखा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है शारीरिक जो अंग है, शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के जितने भी नाम है वो सारे के सारे जातिवाचक माने जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। शरीर के जितने भी, अपने शरीर में नाक एक है, लेकिन ये जो नाक है व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक मानी गई है। तो यहाँ अपने यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। शारीरिक अंगों के जो नाम है उनमें यहाँ देखना, जैसे नाक है, हाथ, पैर है, कान है, ये सब के सब जाति को प्रकट करने वाले शब्द इंपोर्टेंट है। शरीर के किसी भी अंग की अगर हम बात करें तो वो जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब यहाँ हम संबंध सूचक शब्द जो है, संबंध सूचक शब्द, संबंध को प्रकट करने वाले जो शब्द है उनको भी हमें किसके अंतर्गत मानेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। संबंध सूचक शब्द जैसे माता पिता शब्द आ गया, माता पिता संबंध को प्रकट करने वाला शब्द है, ये किसके अंतर्गत माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। दादा दादी किसके अंतर्गत माना जाएगा? जाति सूचक शब्द। नाना नानी ये संबंध सूचक शब्द है, ये भी किसके अंतर्गत माना जाएगा? जाति सूचक शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो ये संबंध सूचक जो शब्द है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी जो शब्द है। अब इसी में आगे अगर हम चलते हैं, चर्चा करें तो मनुष्य की जो जाति सूचक शब्द है,
मनुष्य की जाति को प्रकट करने वाले जो शब्द है, मनुष्य की जाति को प्रकट करने वाले शब्द है, वो भी जातिवाचक में माने जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब के सब जाति को प्रकट करने वाले शब्द हैं। मनुष्य के साथ में अगर हम बात करें तो पशु पक्षियों की जो जाति को प्रकट करने वाले शब्द है, पशु पक्षियों की जाति को प्रकट करने वाले शब्द भी किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, वो भी इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। पशु पक्षियों में अगर हम बात करें तो पशु पक्षियों की जाति की अगर हम बात करें, जैसे गाय, बकरी, चिड़िया, मोर, ये जो शब्द है ये जाति को प्रकट करने वाले शब्द है। अब इनमें भी कोई नाम आ जाए, जैसे गाय की अगर बात आ जाए तो राठी गाय, थारपारकर गाय, जैसलमेरी गाय, बीकानेरी गाय, अगर किसी उत्पादन स्थान से संबंधित बात आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक में गिनी जाएगी। अन्यथा ये गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, भैंस, सब के सब जाति को प्रकट करने वाले शब्द है और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको लिखा जाएगा। यहाँ थोड़ा और ध्यान में रखना है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के जो नाम है वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। जैसे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, तूफान आ गया, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ आ गई, ये सब के सब किसके अंतर्गत मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। कोई भी धातु है, धातु की अगर हम बात करें तो धातुओं का नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, कोयला, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा को प्रकट करने वाले